बच्चों बीए फर्स्ट की फर्स्ट सेमेस्टर की इस ऑनलाइन ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानसून का अर्थ, परिभाषा और उसकी उत्पत्ति की चिरसम्मत विचारधारा, यानी मानसून की मीनिंग, डेफिनेशन एंड इट्स क्लासिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि भारत में जो मानसूनी विशेषता मिलती है, मानसून है उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो कैसे उत्पन्न होता है और कौन कौन से फैक्टर्स उसको गवर्न करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको ध्यान से देखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मानसून से। हम जो भी भारत में रहता है, भारत से जुड़ा हुआ है, उसने मानसून शब्द बहुत बार सुना होगा बच्चों। मानसून हमारी संस्कृति का, हमारे अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार है। इसी पर हमारी सामाजिक व्यवस्था और आप कहें तो हमारी आर्थिक व्यवस्था निर्भर करती है। हर किसी के मन में मानसून की जुड़ी हुई कोई ना कोई डेफिनेशन, कोई ना कोई वर्किंग जो एस्पेक्ट है वो उसको पता होगा। हम देखें ज्योग्राफिकली तो मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है बच्चों, जो इस बात को इंडिकेट करता है, इस बात को दर्शाता है कि जो हवाएं हैं, मानसूनल जो हवाएं हैं, वो 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर और 6 महीने इसकी विपरीत दिशा में चलती हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि मानसूनल हवाएं जो हैं ऋतु के अकॉर्डिंग अपनी समय के साथ अपनी दिशा बदल लेती हैं। ये दिशा सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड कहलाती है। मानसून की हवा वर्ष के कुछ समय, लगभग 6 महीने पानी से जमीन की ओर चलती है, तो उसमें आर्द्रता अधिक होती है, वो वर्षा करती है। वहीं 6 महीने ये अपनी दिशा बदल के विपरीत दिशा में चलने लगती है, यानी स्थलीय भाग से पानी की ओर चलने लगती है, जिस समय इसमें आर्द्रता कम होती है और ये वर्षा नहीं करती है। मानसून का सीधा संबंध सूर्य की स्थिति से है। यदि आप देखें, सूर्य जब उत्तरायण में होता है तो मानसून पानी से जमीन की ओर चल रहा होता है, और जैसे ही सूरज जो है दक्षिणायन की ओर जाता है तो ये हवाएं 180 डिग्री तक अपनी जो दिशा है वो बदल लेती है, यानी बिल्कुल उल्टी हो जाती है। ये एक खास प्रकार की मौसमी पवनें हैं जो दक्षिण पश्चिम एशिया में मूल रूप से जून से सितंबर तक एक्टिव रहती हैं, और इन 4 महीनों में ये काफ़ी वर्षा करती हैं, क्योंकि इस समय इनके बहने की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है। आगे यदि देखें तो मानसून जो है मूलतः हिंद महासागर, अरब महासागर से भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। मानसून न केवल भारत में मिलता है, बल्कि भारत के अलावा भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि का क्षेत्र आता है, सभी जगह मानसून के कारण वर्षा होती है। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या इस मानसूनी प्रदेश में मिलती है, जिसके कारण मानसून न केवल क्षेत्रीय तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसके काफ़ी अध्ययन किए जाते रहे हैं, मौसमी घटना के रूप में और इसमें होने वाले परिवर्तनों के रूप में। मानसून बहुत पढ़ा गया, इसका बहुत अध्ययन किया गया, लेकिन आज भी क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया है तो इसको समझना एक कठिन कार्य है। बहुत सारी नई नई खोजें, नई नई चीज़ें जो आ रही हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि मानसून न केवल क्षेत्रीय घटनाओं से प्रभावित होता है, बल्कि बहुत सारी वैश्विक घटनाओं से भी प्रभावित होता है, जिसका अध्ययन आवश्यक है। तो इस तरह हम देखें तो मानसून वैश्विक स्तर पर भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक आर्थिक विकास का एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला कारक है। इसीलिए मानसून सभी जगह अध्ययन किया जाता है, काफ़ी गहराई तक इसका अध्ययन किया जाता है और समझने का प्रयास किया जाता है कि कौन कौन से कारक इसके विकास को प्रभावित करते हैं। तो आगे चलते हैं। मानसून को पढ़ने से बच्चों, उसको पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं, कुछ नियम हैं, जो कुछ तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये तथ्य आपको इस चैप्टर को समझने में, और न केवल इस चैप्टर को बल्कि आगे आने वाले जो विंड पैटर्न के चैप्टर्स हैं, जिसमें ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड बताया गया है, जनरल सर्कुलेशन ऑफ विंड की बात जहाँ होगी, वहाँ सभी जगह ये तथ्य बहुत काम आएंगे। तथ्य 1 कहता है, साधारण तौर पर जहाँ जहाँ उच्च तापमान मिलता है उन क्षेत्रों में निम्न वायुदाब मिलता है, वहीं जिन क्षेत्रों में निम्न तापमान मिलता है उन क्षेत्रों में 'हाई प्रेशर' यानी उच्च वायुदाब होता है।
तथ्य 2 कहता है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तथ्य 3 ये हमें बताता है कि हवा जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर यानी किसी भी दो स्थानों के बीच वायु दाब में होने वाले परिवर्तन की दर पे निर्भर करता है। हवा कितनी तेज चलेगी ये इस बात पे निर्भर करता है कि दाब प्रवणता किस प्रकार की है। चौथा तथ्य हमें हवा के नाम के ऊपर बात करता है। ये बताता है कि हवा जिस ओर से आ रही होती है उसी के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। जैसे एक खास प्रकार की हवा को हम पछुआ पवने कहते हैं। ये पश्चिम से आती हुई हवाएं हैं, इसीलिए इनको पछुआ पवने या वेस्टर्लीज कहा जाता है। तथ्य 5 एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ये बताता है कि कोई भी चीज, जहां पवन की बात हो रही है, पवन जो है अपने बहने की दिशा से यदि हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में राइटवर्ड और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड मुड़ जाती है। यदि हवा सीधे बह रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो वो बहते बहते उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही आएगी वो अपने राइटवर्ड मुड़ जाएगी। उसी प्रकार साउदर्न हेमिस्फीयर में अपनी बहने की दिशा से वो लेफ्ट साइड मुड़ जाती है। इसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। ये भी हवाओं को और मानसून को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, मानसून जैसा मैंने बताया कि अध्ययन का हमेशा केंद्र रहा है। बहुत सारी विचारधाराएं इसकी व्याख्या करने में, इसके विशेषताओं को बताने में आई हैं। इनको हम मूल रूप से दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को कहते हैं क्लासिकल थ्योरी, जो पुराने समय से काफ़ी विचारधाराएं आती रहीं, और कुछ को हम कहते हैं मॉडर्न थ्योरीज या आइडियाज़, जो अभी हाल फिलहाल में ही हमारे सामने आए हैं। मॉडर्न आइडियाज़ में वायु राशि का जो विचारधारा है या जेट स्ट्रीम की धारा है, इसी तरह एल नीनो ला नीनो का प्रभाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव हैं जो मानसून की व्याख्या करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस क्लास में हम देखेंगे कि जो थ्योरीज हैं, जो ट्रेडिशनल थ्योरीज है, जो एंशिएंट थ्योरीज है, जो जिस सम्मत विचारधाराएं हैं, वो किस तरह की हैं। तो मानसून की उत्पत्ति का जो तापीय सिद्धांत है, जो थर्मल थ्योरी है, उसको हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ मानसून कहते हैं, जो एडमंड हेली द्वारा 1656 में दी गई, और ये मूल रूप से एशियाई मानसून के ऊपर आधारित सिद्धांत था, जिसके में कहा गया कि मानसून की उत्पत्ति मूल रूप से महाद्वीपों यानी जमीन और महासागर यानी पानी की जो तापीय गुण हैं, यानी डिफरेंशियल थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड लैंड के कारण मॉनसून उत्पन्न होता है। इस सिद्धांत में बताया गया कि जब सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकता है तो यहां पर उच्च तापमान के कारण निम्न दाब बनता है, और यही निम्न दाब हवा को अपनी ओर आकर्षित करता है। विषुवत रेखा से हवाएं आती हैं, उत्तरी गोलार्ध में आने पर ये अपने राइटवर्ड मुड़ जाती हैं, जिसके कारण इनको दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की संज्ञा दी जाती है। इसी तरह जब ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध को क्रॉस करती हैं तो अपने राइटवर्ड मुड़ती हैं, जैसा हमने पीछे भी बात की, एक तथ्य आपको मैंने बताया था। अब ये जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध में आती हैं तो अपने राइटवर्ड मुड़ने के कारण दक्षिण पश्चिम हो जाती हैं, और साथ ही साथ महासागर के ऊपर उत्पन्न होने से काफ़ी नमी लेकर आती हैं, और भारत में और पूरे के पूरे जो मानसूनल प्रदेश है वहाँ अधिक वर्षा करती है। तो आप देखिए, जो मानसून है, जैसा इस सिद्धांत में कहा गया कि सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है, तो सूर्य की ये 4 स्थिति आपके सामने हो सकती है। सबसे पहले 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन है, जब सूरज विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ पर सूरज की सबसे अधिक गर्मी जो है इक्वेटर पे पड़ती है, विषुवत रेखा पे पड़ती है। वहीं धीरे धीरे सूरज 21 जून का दिन आता है, सूरज धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकने लगता है, सूर्य उत्तरायण में आता है, जिसके कारण इस उत्तरी भाग में काफ़ी गर्मी होती है, और यहीं पर मानसून की शुरुआत होती है। मानसूनी हवाएं महासागर से, हिंद महासागर से नमी लेकर भारत के ऊपर आती हैं, जिसके कारण भारत में वर्षा होती है। धीरे धीरे दशाएं बदलती हैं, सूरज दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाने लगता है, और 22 दिसंबर तक सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में हाई टेम्परेचर होता है और वहाँ लो प्रेशर बन जाता है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में ठंड होने के कारण प्रेशर बदल जाता है और हवाएं अब ज़मीन से पानी की तरफ चलने लगती हैं, जो वर्षा नहीं करती हैं, जिसको हम लौटते हुए मानसून की संज्ञा देते हैं।
तो इस तरह इस सिद्धांत में मॉनसून जो है मूल रूप से सूर्य द्वारा उत्पन्न ताप के कारण और मूल रूप से ज़मीन और जो हमारे पानी है उसकी डिफरेंशियल थर्मल प्रॉपर्टी के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिफरेंशियल थर्मल प्रॉपर्टी कह किसे रहे हैं। इसका मतलब होता है कि यदि आप देखें ज़मीन जो है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है, वहीं पानी देर में गर्म होता है और देर में ही ठंडा होता है। ऐसा इसलिए होता है, यदि हम दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो ज़मीन जो होती है नॉन डायनेमिक होती है, यानी वो हिलती नहीं है, तो ऊर्जा एक ही जगह रहती है। साथ ही साथ ज़मीन नॉन ट्रांसपेरेंट होती है, ऊर्जा जो है नीचे तक नहीं जाती। तीसरी चीज़, जो ज़मीन है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो हीट को कंडक्ट भी दूसरी जगह नहीं करती, जिसके कारण ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जाती है। वहीं इसी संदर्भ में यदि हम पानी की विशेषता देखें तो पानी फ्लूइड होता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। साथ ही साथ पानी पारदर्शी होता है और इसके अतिरिक्त पानी जो है वो मिलता रहता है, दूसरे हिलता डुलता है, चलनशील होता है, गतिशील होता है, जिसके कारण उसकी ऊर्जा दूसरी जगह प्रसारित हो जाती है। तो इस तरह ये डिफरेंशियल थर्मल प्रॉपर्टी इस पूरी जो हमारी ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मॉनसून है, जो हमें बताता है कि मॉनसून की उत्पत्ति मूल रूप से जो डिफरेंशियल थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ लैंड एंड वाटर है उसके कारण होती है। अब मॉनसून की शुरुआत होती है, यदि हम देखें भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 1 जून से 15 जुलाई तक भारत में रहता है। इसको हम ग्रीष्मकालीन मानसून या एडवांसिंग मानसून या साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो मानसून की उत्पत्ति है, जैसा मैंने पीछे भी बताया कि वो टेम्परेचर है जो कॉज होता है जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधा चमकता है, यानी भारत के ऊपर सीधा चमकता है। तो सूर्य जब सीधा चमक रहा होता है तो हाई टेम्परेचर होता है, जिसके कारण एक्यूट लो प्रेशर का निर्माण होता है। ये एक्यूट लो प्रेशर उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर उत्पन्न होता है और मूल रूप से हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। इसी समय जो पानी है, क्योंकि अभी पानी ज़मीन की तुलना में ठंडा है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है और यहाँ से हवाएं बाहर की तरफ जाती हैं जो नमी लेकर भारत के ऊपर आती हैं। यहाँ जैसे ही हवाएं चलने लगती हैं, जब वो उत्तरी गोलार्ध में आती हैं, तो जो फेरल का नियम है या जो कॉरियोलिस नियम है उसके अनुसार जब वो उत्तरी गोलार्ध में आती हैं तो अपने राइट हैंड की तरफ मुड़ जाती हैं और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा ले लेती हैं और भारी वर्षा करती हैं। ये जो पवनें हैं, क्योंकि समुद्र से लंबी यात्रा करके आती हैं, तो समुद्र से नमी धारण कर लेती हैं और यही नमी वर्षा के रूप में संपूर्ण भारत में आती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में लगभग 80 से 90% वर्षा करता है। भारत में होने वाली कुल वर्षा का 80 से 90% इस दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। यदि हम दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषता की बात करें तो भारत में 1 जून सबसे पहले केरल तट पर वर्षा होती है मानसून की। मानसून इससे भी पहले, यानी अगर हम देखें तो 25 मई के आसपास अंडमान निकोबार के क्षेत्र में वर्षा करता है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हुए 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत को कवर कर लेता है। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो मानसून जो है अचानक आता है। भारत में बहुत गर्मी होती है जून में, मई जून गर्मी के मौसम में बिल्कुल बारिश नहीं होती है। कई बार आंधियों से थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी होती है। अचानक मानसून आता है और वर्षा करता है। इस स्थिति को मानसून बर्स्ट या मानसून प्रस्फोट कहते हैं। ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत के लिए काफ़ी अच्छी वर्षा लाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना होती है मानसून बर्स्ट। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो मानसून की विशेषता है कि मानसून दक्षिण से उत्तर की तरफ, उसी तरह पूर्व से पश्चिम की तरफ यदि हम देखें तो मानसून की वर्षा कम होती जाती है। मानसून की एक और विशेषता इसकी अनिश्चितता और इसमें होने वाले विचलन है, डिविएशन भी बहुत ज़्यादा है। कई बार बहुत कम वर्षा होती है, कई बार बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है। ये मानसून की विशेषता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो एक और बहुत अच्छी और अलग विशेषता है कि मानसून जहां सबसे पहले आता है वहां सबसे अधिक दिनों तक रुकता है। यदि आप देखें तो केरल में सबसे अधिक वर्षा होती है मानसून की, वहां पे सबसे अधिक दिनों तक वर्षा होती रहती है। वहीं जहां मानसून सबसे बाद में पहुंचता है, यदि हम देखें तो भारत में सबसे आखिरी में मानसून जो है
उत्तर पश्चिमी भारत में पहुंचता है और यहाँ से सबसे पहले वापस चला जाता है। तो इस तरह मानसून की खास बात है कि जहाँ सबसे पहले पहुंचता है वहाँ सबसे देर तक वर्षा करता रहता है, और जहाँ सबसे बाद में पहुंचता है वहाँ सबसे पहले लौट जाता है। साथ ही साथ भारत में जो वर्षा होती है मानसूनल, वो मूसलाधार होती है, टॉरेंशियल रेनफॉल होती है। थोड़े समय वर्षा होती है, साल का बहुत कम समय होता है जब वर्षा होती है, और इस समय काफ़ी अधिक वर्षा होती है। अब आगे चलते हैं। मानसून का जो दूसरा फेज है, जब सूर्य दक्षिणायन में चला जाता है, जब सूर्य मकर रेखा पे सीधा चमकने लगता है, तो भारत में सर्दी का मौसम आ जाता है, और इस समय लो टेम्परेचर के कारण हाई प्रेशर होता है। तो अब हवाएं यहाँ से बाहर की तरफ जाने लगती हैं। इनकी बहने की दिशा जब वो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आती हैं, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ये अपने लेफ्टवर्ड मुड़ जाती हैं। इसीलिए इस तरह के जो मानसून होता है उसको नॉर्थ ईस्टर्न मानसून कहते हैं या विंटर मानसून कहते हैं, और इसी स्थिति को रिटर्निंग ऑफ मानसून भी कहा जाता है। इस समय हवाएं क्योंकि ज़मीन से पानी की तरफ चल रही हैं, तो नामात्र की वर्षा होती है। जो वर्षा होती है वो मूल रूप से तमिलनाडु के क्षेत्र में होती है, क्योंकि इस समय बंगाल की खाड़ी से लौटता हुआ मानसून कुछ नमी धारण कर लेता है, और तमिलनाडु के तट पर शीतकाल में वर्षा होती है। तो भारत के यदि वर्षा मानचित्र आप देखें तो आप पाएंगे कि भारत में दो ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां सर्दियों में वर्षा होती है। एक तमिलनाडु का तट है, वहीं दूसरा एक क्षेत्र जो है जहां वर्षा होती है वो उत्तर पश्चिमी भारत है। दोनों में अलग अलग कारणों से वर्षा होती है। जहां तमिलनाडु के तट पे लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है, वहीं शीतकाल में उत्तर पश्चिमी भारत में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो इस तरह देखिए 1 जून से 15 जुलाई तक जो मानसून आगे बढ़ता है, हिंद महासागर से, अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से नमी धारण करके ये आगे बढ़ता है। भारत में कर्क रेखा पर जो सूरज सीधा चमक रहा होता है, हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर होता है, और हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से जब उत्तरी गोलार्ध में आती हैं तो अपनी बहने की दिशा के राइटवर्ड मुड़ जाती हैं। यदि आप दिशा देखें तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा होती है, इसीलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। थोड़े दिनों बाद जब परिस्थितियां बदलती हैं तो आप देखिए मानसून की जो हवाएं थी पहले वो जिस दिशा में चल रही थी, अब बिल्कुल ठीक उसके विपरीत दिशा में चलने लगती है। इसको उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून कहते हैं। ये मानसूनल हवाएं जो हैं कम वर्षा करती हैं, और इस समय जैसा मैंने पीछे बताया कि तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। ये वर्षा शीतकालीन वर्षा, लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून की वर्षा कहलाती है। अब यहाँ आपके सामने 2 मानचित्र दिए गए हैं। एक में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिखाया गया है, और वहीं दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी मानसून दिखाया गया है। आप देखिए प्रेशर किस तरह से होता है। प्रेशर के बदलने के कारण ही दोनों में हवाओं की बहने की दिशा अलग हो जाती है। जहां दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति यदि देखें तो भारत के ऊपर मूल रूप से उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में लो प्रेशर एरिया है। वहीं जब हम उत्तर पूर्वी मानसून की बात करें तो भारत के ऊपर हाई प्रेशर बन जाता है। तो हवाएं जो हैं इस प्रेशर सिस्टम के बदलने के कारण, इस प्रेशर पैटर्न के बदलने के कारण अपनी बहने की दिशा बदल लेती हैं। अब यदि हम बात करें औसत समय की कि मानसून कब कहाँ पहुँचता है, तो यदि हम दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो जैसा मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में बताया कि मानसून सबसे पहले केरल तट पर आता है 1 जून को, और इससे भी पहले यदि हम अंडमान निकोबार की बात करें तो 25 मई तक मानसून आ जाता है। मानसून धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली पूरे भारत को कवर करता है। जहां 1 जून से वो मुख्य भूमि से शुरू होता है, 15 जुलाई तक पूरे भारत को वो कवर कर लेता है। इस तरह दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे के पूरे भारत में 1 जून से 15 जुलाई तक पूरा कवर कर लेता है। वहीं जब हम लौटते हुए मानसून की बात करें तो 1 सितंबर से 15 दिसंबर तक का समय अवधि है जब मानसून धीरे धीरे रोल बैक कर लेता है, वापस जाने लगता है। ये वापस इसलिए जाता है क्योंकि अब सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंपैरिजन में साउदर्न हेमिस्फीयर में सीधा चमक रहा है। सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में चले गया है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध की जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो अब विंड को अट्रैक्ट कर रही हैं। उत्तर पूर्वी मानसून के समय भारत में हाई प्रेशर है, हवाएं यहाँ से बाहर की तरफ जाती हैं
और अधिक वर्षा नहीं करती। तो अब यदि हम देखें मॉनसून की ये जो ट्रेडिशनल विचारधारा है, एक चिरसम्मत विचारधारा है, इसकी यदि हम आलोचनाओं की बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है सिद्धांत में बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये समस्याएं क्या हैं? यदि हम सबसे पहली समस्या की बात करें तो मानसून की वर्षा में भारी बदलाव की व्याख्या करने में असफल रहा। जैसा मैंने बताया कि मानसून की विशेषता है कि मानसून में इरेटिक रेनफॉल होती है। कई बार ऐसा समय होता है जब बहुत कम वर्षा होती है, साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है जब बहुत अधिक वर्षा होती है। मानसून का ये सिद्धांत जो क्लासिकल थ्योरी है वो इस इरेटिक रेनफॉल को एक्सप्लेन करने में बिल्कुल भी सफल नहीं होता है। ये नहीं बता पाता है कि क्यों कुछ समय भयानक बारिश होती है और क्यों कुछ समय भयानक सूखा पड़ता है। मानसून की इस इनस्टेबिलिटी या इनएक्यूरेसी को एक्सप्लेन करने के कारण ही भारत में आप देखें जो सूखा पड़ता है उसमें ये क्लासिकल थ्योरी फेल हो जाती है। दूसरी बात जो इस क्लासिकल थ्योरी की एक बड़ी कमी है, जिसकी असफलता है या क्रिटिसिज्म है आप कह सकते हैं, वो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लेन करने में मानसून की असफल रहती है ये सिद्धांत। मानसून में बहुत सारी जटिलताएं होती हैं। आप देखें कई बार एक बार बारिश हो जाने के बाद काफ़ी लंबे समय 2-3 हफ्ते का समय ऐसा निकल जाता है जब वर्षा नहीं होती है, जिसको हम मानसून गैप कहते हैं। तो ये सिद्धांत मानसून गैप की व्याख्या नहीं कर पाता है, ना ही मानसून की जो क्षेत्रीय वितरण है उसको भी कई बार ये एक्सप्लेन करने में असफल रहता है। आप देखेंगे मानसून कई बार भारत के बीच का हिस्सा या भारत के पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर अन्य जगह बरस जाता है, तो ये सिद्धांत उसकी भी व्याख्या नहीं कर पाता कि किस तरह मानसून की वर्षा का क्षेत्रीय वितरण होगा या मिलेगा। इसके अलावा यदि देखें तो इस सिद्धांत की एक और जो मेजर क्रिटिसिज्म है, इस सिद्धांत में जैसा कहा गया कि तापमान के कारण ही वर्षा होती है, यानी दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द थर्मल एक्सपेंशन कि टेम्परेचर ही कॉज है। ये भी एक इसकी क्रिटिसिज्म का आलोचना का आधार बनता है। देखिए जब मानसून असफल हो जाता है, मानसून फेल हो जाता है, मानसून की वर्षा भारत में नहीं होती है, तो भी तो बहुत अधिक तापमान होता है, तब ये सिद्धांत नहीं बता पाता कि वर्षा क्यों नहीं हुई है। साथ ही साथ जैसे जैसे आधुनिक खोजें हुई, आधुनिक विचारधाराएं आई, ऐसा माना गया कि तापमान के अलावा एयर प्रेशर, जो विंड पैटर्न है वो, और साथ ही साथ ओशनिक करंट्स भी मानसून के ऊपर एक भारी प्रभाव डालती हैं। इस सिद्धांत में इनकी किसी की चर्चा नहीं की गई, जिसलिए इसकी आलोचना की जाती है। तो इस तरह मानसून के जो चिरसम्मत विचारधारा है, क्लासिकल थ्योरी है, उसकी ये प्रमुख जो कमियां हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए नई विचारधाराएं आई जिन्होंने इन सारी चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात किया, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और आप देखेंगे कि बहुत सारी आधुनिक विचारधाराएं हैं जो मानसून के इन सभी पक्षों की व्याख्या करती है और ज़्यादा एक्यूरेट नज़र आती है। तो इस तरह हमने देखा इस चैप्टर में कि मानसून क्या होता है, उसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। हमने क्लासिकल थ्योरी की बात की कि क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत तापमान और तापमान के जो प्रभाव से जो एयर प्रेशर होता है वो मानसून की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण है। इस सिद्धांत में इस बात की भी विवेचना की गई कि किस तरह सूर्य की स्थिति ही मानसून को आगे लाती है, मानसून सूर्य की स्थिति के कारण ही आगे बढ़ता है और लौटता है। ये सिद्धांत जो है तापमान को आधार मानकर भारत और जो दक्षिण पश्चिम एशिया है वहाँ पर होने वाले मानसून की व्याख्या करता है। जैसा मैंने पीछे भी बताया कि ये इसी क्षेत्र के लिए सिद्धांत बना हुआ है। हमने ये भी देखा कि किस तरह भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, किस तरह लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्वी मानसून बनता है। इस सारे डिस्क्रिप्शन के साथ ही साथ इस चैप्टर में हमने ये भी देखा कि किस तरह चिरसम्मत विचारधारा की बहुत सारी आलोचनाएं हैं, और ये आलोचनाएं इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि मानसून की जटिलताओं को, मानसून में आने वाली कमियों को ये सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसके कारण बहुत सारे नए सिद्धांत आए। हम आने वाली क्लासेस में उन नए सिद्धांतों की भी बात करेंगे कि कौन कौन से नए सिद्धांत हैं। तो इस पूरे चैप्टर से बच्चों आपके सामने कुछ प्रश्न लिखे हैं, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप हैं।
आप देखेंगे कि ये सभी बातें जो हैं इन क्वेश्चनों में जो पूछी गई हैं हमने पीछे अपने चैप्टर में डिस्कस की हैं। आप सभी को इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इन प्रश्नों के सटीक आंसर दें। बहुत ही साधारण से प्रश्न हैं, यदि आप अच्छे से सिद्धांत समझ पाए, आपने पूरी क्लास अच्छे से लगाई, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मानसून है उसके ऊपर या मानसून से जुड़ी हुई मूल बातों के ऊपर ही आधारित है। तो इस तरह बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों के, आपकी शंकाओं का समाधान किया जाए। तो आज के लिए धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।